Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. Dear students, आज हम चैप्टर नंबर 3 के आर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करने लगे हैं और ये इससे पहले इस तरह की कोई भी चीज़ आपने डिस्कस नहीं की, यानी ये एक ऐसी टाइप ऑफ मोशन है जो बाकी आप स्ट्रेट लाइन मोशन से बिल्कुल डिफरेंट आप इसको स्टडी करेंगे। मैं इसको बाकायदा शुरू करता हूँ, लेकिन बताता चलूँ अभी तक आपने स्ट्रेट लाइन मोशन की डिस्कशन की है, ठीक है। जैसे मोशन के आपने जितने भी पीछे कैलकुलेशंस की या इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात की, या आपने अपनी प्रीवियस डेफिनेशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम वगैरह जितनी भी टर्म्स को डिस्कस किया, उन सारी टर्म्स में मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, यानी वन डायमेंशनल थी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ऐसे है कि ऐसी मोशन जो टू डायमेंशनल हो अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़ेरे असर जब कोई बॉडी टू डायमेंशनल मूव करता है तो उस मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। मसलन आप देखते हैं कि एक बच्चा अपने घर की छत पे खड़ा होकर किसी बॉल को ऐसे आगे को फेंके, तो नीचे खड़ा हुआ बच्चा इस चीज़ को देखेगा कि बॉल आगे को भी आ रही है और नीचे को भी आ रही है, ठीक है। और ये ड्यू टू ग्रेविटी है। ज़मीन अगर उसके ऊपर अपनी ग्रिप ना रख करती तो वो कभी भी अपने पाथ को चेंज ना करता। ये बात मैं आपको बोर्ड के ऊपर भी बताऊंगा। एक फुटबॉल को जब एक खिलाड़ी किक मारता है तो आप देखते हैं कि फुटबॉल शुरू में ऊपर को भी जाता है और आगे को भी जाता है, तो आप देखते हैं कि टू डायमेंशनल उसकी मोशन है। और यहाँ तक कि फुटबॉल टॉप हाइट पे आ जाता है। टॉप हाइट पे आने के बाद अब फुटबॉल सीधा नीचे नहीं गिरता, वो आगे को और नीचे को गिरता है, तो अब भी टू डायमेंशनल है, ठीक है। इसी तरह एक गोल्फ की बॉल है, उसको जब स्टिक से शॉट खेलते हैं तो वो भी सेम लाइक वो पहले आगे को और ऊपर को जा रही है, टू डायमेंशनल अंडर ग्रेविटी, और उसके बाद वो टॉप हाइट पे आने के बाद वो आगे को और नीचे को आती है, तब भी टू डायमेंशनल है। तो जब तक वो टू डायमेंशनल मोशन है तो ऐसी टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बेशुमार जगहों पे, यहाँ तक कि एक बैट से बॉल को शॉट खेल ली जाती है क्रिकेट में, तो वो जो बॉल का पाथ आप देखते हैं बैट से हिट होने के बाद वो आप देखते हैं वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। यानी जिस तरह फुटबॉल की मोशन और जिस तरह इवन के एक आदमी घर की छत पे खड़े होकर एक गोली को फेंकता है, तो एक गोली हमें तो लगता है कि सीधी गई है, लेकिन कुछ 2, 4, 5 एकड़ के फासले पे वो आखिर ज़मीन पर ही गिरी है। इसका मतलब है गोली सीधी नहीं गई बल्कि सीधी आगे को और नीचे को मूव की है, तो ये टू डायमेंशनल मोशन है। इसी तरह एक मिसाइल जो है उसको आप देखते हैं तो वो एक मिसाइल को जब फेंका जाता है तो वो अपने टारगेट तक पहुंचता है, तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन की ही एक एग्जाम्पल है। ये बेशुमार एग्जाम्पल हमारी लाइफ में मौजूद हैं। तो हम आपके सिलेबस में प्रोजेक्टाइल मोशन और आगे लास्ट तक अब यही चलना है, इसके मुख्तलिफ तरह के पैरामीटर आएंगे, तो हम अब इनको तरतीब से लेके चलते जाएंगे, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो हम बहुत सारी चीज़ों को आइडियली डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली उसके अंदर बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़ मौजूद होती हैं। तो प्रोजेक्टाइल एक वाकई एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं अब आपके इब्तिदा की तरफ आता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं। मैं इन डेफिनेशंस को तरतीब से आपके सामने लिखूंगा एग्जाम्पल्स के साथ। फिर इसमें जो आपकी बुक के अंदर दो तरह की प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस की है, उन दोनों के अलग अलग क्वेश्चंस बना लेंगे, ताकि जो जो चीज़ आपसे की रिक्वायरमेंट है वो भी क्वेश्चंस के अंदर कंप्लीट हो। तो मैं डेफिनेशन फिर बता देता हूँ। टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यू कैन से, या आप ये भी कह सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ज़मीन की ग्रेविटी के ज़ेरे असर, ठीक है। पहले मैं ये डेफिनेशन बोर्ड पे लिख रहा हूँ।
जी स्टूडेंट्स देखिए इधर टू डायमेंशनल मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जमीन के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको आप जानते हैं कि अप टू सर्टेन हाइट कांस्टेंट लिया जाता है, उसके ज़ेरे असर जब बॉडी टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करता है उस मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। या फिर एक और मैं लिखवा देता हूं, इसको भी देख लीजिए। यह ऐसी मोशन जिसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपने वेक्टर वाले कंपोनेंट्स नहीं लेना, यानी ऐसी मोशन जिसमें बॉडी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ मूव करेगा। ठीक है, मोशन के कंपोनेंट से यहाँ ये मुराद है। और किसके ज़ेरे असर? ग्रेविटी के ज़ेरे असर, कांस्टेंट। ऐसी मोशन को भी या आप प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अच्छा, एक बात और लिख दूं, उसके बाद मैं इसको डेफिनेशन को एग्जाम्पल भी इसके साथ लिखूंगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन और चीज़ है और बाजू का ये सिंपल वर्ड आपको लिखा है व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। तो आप प्रोजेक्टाइल हर उस बॉडी को कहेंगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर फुटबॉल है तो फुटबॉल एक प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, एक गोली है, एक बॉल है, टेनिस की बॉल है, कोई भी चीज़ है, वट एवर मे बी, इवन एक मिसाइल है। तो हर वो बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मोशन पोजेस करेगा उसको कहेंगे प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ए बॉडी तो बच्चों प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल जब कहा जाएगा ना, एक प्रोजेक्टाइल का जिक्र किया जाएगा तो आप अंडरस्टूड कर लेंगे कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करने वाला बॉडी है। हर ऐसा नहीं कहना अ प्रोजेक्टाइल इज इन प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का वर्ड लगा दिया तो हम समझ जाएंगे कि एक ऐसे बॉडी की बात हो रही है जो ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन में मौजूद है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक बॉल अगर ज़मीन के ऊपर लुढ़क रही है तो अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, तो बॉल एक प्रोजेक्टाइल नहीं है। लेकिन उसी बॉल को घर की छत पे खड़े होकर ऐसे फेंकते हैं तो अब वो आगे को और नीचे को टू डायमेंशनल मूव कर रही है, तो वही बॉल एक प्रोजेक्टाइल है। समझ गए? अब मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ और इस एग्जाम्पल की छोटी सी डायग्राम आपके सामने बनाएंगे। देखें बेटा, और ये इस डायग्राम से हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का जो आपकी बुक में फर्स्ट पार्ट है वो भी शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अपने घर की छत पे पॉइंट ए के ऊपर है। ठीक है, और उसका ज़मीन से डिस्टेंस कैपिटल Y या H हाइट कह लें, आपकी मर्जी, वर्टिकल डिस्टेंस। यहाँ पर खड़ा होकर वो एक बॉल को फेंकता है, और एक बॉल जिसका मैस स्मॉल m है, और उसने इस बॉल को ऐसे फेंका हॉरिजेंटली, यानी इनिशियल वेलोसिटी टोटली हॉरिजेंटल थी। ओके, मान लीजिए एयर फ्रिक्शन नहीं है, फर्ज कर लें, आइडियल केस अगर ले लें, तो बॉल, न्यूटन का लॉ ये कहता है कि डायरेक्शन भी तब तक नहीं चेंज होती, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज से आता है, और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से किसी से चेंज होने से भी हो सकती है। तो अगर ज़मीन की ग्रेविटी वर्क ना करती तो बॉल को चाहिए था कि वो इस पाथ पे मुसलसल फॉलो करती रहती और चलती जाती और कभी भी ज़मीन की तरफ ना आती। लेकिन आप क्या देखते हैं कि बॉल अपने पाथ को ऐसे कर्व करती है और ऐसे ज़मीन के ऊपर आके हिट करती है। ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि ये सब कुछ किसके ज़ेरे असर हुआ। देखें, इस बॉल पर एक मुसलसल डाउनवर्ड फोर्स लग रही थी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जो कि वेट के बराबर है। इस फोर्स ने इसके पाथ को, जो कि स्ट्रेट पाथ था, उसको बेंड कर दिया कर्व पाथ में, और अब आप देखेंगे कि बॉल आगे को भी जा रही है और नीचे को भी आ रही है, यहां तक कि वो अपने टारगेट पे आके हिट करती है जमीन के ऊपर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल में हम इस एग्जाम्पल को यूज करते हुए हम कुछ कैलकुलेशन भी करेंगे, लेकिन पहले एक एग्जाम्पल को लिख लीजिए। बेशुमार एग्जाम्पल है, आप किसी को भी लिख सकते हैं। तो मैं इस एग्जाम्पल की छोटी सी वर्डिंग आपके सामने लिखता हूं कि फॉर एग्जाम्पल, when a ball is thrown
horizontally from some height या When a ball is thrown horizontally फेंका पैरेलल टू एक्स एक्सिस कुछ हाइट से, ठीक है, तो इट इज ऑब्जर्व्ड, ये मुशाहिदा करेंगे कि बॉल आगे को भी जा रही है, मूव्स फॉरवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, ठीक है, अंडर ग्रेविटी. सो इट्स मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन. अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की आपके सामने एक एग्जांपल. अब हम आपके बुक में बेटा दो प्रोजेक्टाइल के केसेस दिए हैं. एक वो केस है कि जब प्रोजेक्टाइल को कुछ हाइट से फेंकें, तो आप समझ गए प्रोजेक्टाइल हर उस बॉडी को कहते हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा. एक केस है कि आप हाइट से फेंकें और एक केस है कि ज़मीन से फेंकें और ज़मीन पे आके हिट करे. जैसे एक मिसाइल ज़मीन से फेंका और ज़मीन पे ही आके हिट किया. दूसरे केस में एक मिसाइल को जहाज़ से फेंका और ज़मीन पे हिट किया. तो दो डिफरेंट केसेस है ना, हाइट से फेंकना टारगेट की तरफ या ज़मीन के लेवल से लेवल की तरफ फेंकना. और ये लेवल का सेम होना भी कोई ज़रूरी नहीं है. ये कब हम ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे, मैं आपको सिर्फ सिंपली बताने लगा हूँ कि देखें, एक बच्चा घर की छत पे खड़ा होकर बॉल को फेंकता है तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है. और एक बॉल को वो अपने हाथ से ज़मीन पे खड़ा होकर या फुटबॉल को ज़मीन से किक मारता है तो फुटबॉल ज़मीन से मूव करता है और ज़मीन पे आके हिट करता है. तो दूसरे केस में यह है कि ज़मीन से फेंकेंगे और ज़मीन पे हिट करेगा. पहले केस में हाइट से फेंकेंगे और ज़मीन पे हिट करेगा. ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस बनाने लगे हैं और पहला आपका जो पार्ट है उसकी मैं हेडिंग बोर्ड पे लिखने लगा हूँ. यहाँ तक आपने डेफिनेशंस और एक एग्जांपल और कुछ बेसिक डिस्कशन को किया. जी स्टूडेंट्स, तो हमने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा, डिस्कस हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस. कब? जब एक प्रोजेक्टाइल को सर्टेन हाइट से फेंका जाए. मैंने ये क्यों नहीं लिखा व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम सर्टेन हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, कहने की ज़रूरत ही नहीं है. जब वर्ड प्रोजेक्टाइल आ गया तो यकीनन ऐसा बॉडी है जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं. तो जब प्रोजेक्टाइल को हाइट से फेंका जाए, आइए इसी डायग्राम को जो हमने अभी की थी इसी को दोबारा ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के ऊपर हम बात करेंगे. बेटा शॉर्ट रेंज के लिए ज़मीन को हम फ्लैट ले लेते हैं, ठीक है. हालांकि ज़मीन ओवरऑल देखा जाए तो आपने पढ़ा था कि ज़मीन की शेप जो है वो किस तरह की है, वो जियोस्फेरिकल अब कहा जाता है, इससे पहले एलिप्टिकल कहा जाता था. तो बुक तो आपकी ज़मीन को कर्व कहती है. अगर एक चीज़ ज़मीन के ऊपर जैसे एक प्रोजेक्टाइल या कोई भी चीज़ उसको फेंके और थोड़े फासले पर ज़मीन पे गिरती है तो ऐसे केस में ज़मीन को फ्लैट ले लेंगे. हालांकि अगर मैं यहाँ पे इसको दिखाऊं और इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अगर आप इसकी शेप ये लेते हैं और एक बॉडी को आप ज़मीन से फेंकते हैं ए से और वो बी पे आता है, तो अब ये ज़मीन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो फ्लैट नज़र नहीं आ रही है, तो आपको कर्व नज़र आ रही है. ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस की बात हम नहीं कर रहे, हम शॉर्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. बहरहाल हम अपनी बात की तरफ आते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल जिसका मैस स्मॉल m है, इसको ज़मीन से कैपिटल Y वर्टिकल डिस्टेंस से थ्रो किया, सबसे आसान केस, और थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी v के साथ. आप इसे vi भी कह सकते हैं, v कह लें, आपकी बुक इसे सिंपल v कहती है, चले मैं इसको vi कह देता हूं. तो मैं इसको लिखता हूं कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी. और बेटा आप देख रहे हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी टोटली हॉरिजेंटल है, यानी टोटली एक्स एक्सिस के अलोंग है. तो दिस इनिशियल वेलोसिटी इज टोटली हॉरिजेंटल. अब बताइए
अब हम इसे एक्सप्लेन करने लगे हैं। आपने गौर करना है कि बच्चों बॉल का पाथ तो ये था, तो अगर इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगती तो ये अपना कोई भी चीज़ अपनी मोशन को जारी रखती है जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती। तो इट मीन्स के बॉल को चाहिए था कि वो इस तरह से मूव करे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम एक्चुअली देखते हैं कि इस बॉल के ऊपर मुसलसल एक फोर्स लग रही है और जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो उस बॉडी के वेट के बराबर है, आपने पढ़ा है W = mg। तो इसके ज़ेरे असर ये बॉल अपना पाथ स्ट्रेट नहीं रखती, बल्कि वो अपना पाथ इस तरह से बेंड करती है और ऐसे आके ज़मीन के ऊपर हिट करती है किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो बॉल ने ज़मीन पे जो डिस्टेंस कवर किया, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कैपिटल X आपकी बुक इसको कहती है, और बॉल ऊपर से नीचे भी आई है तो उसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया, दैट इज Y। तो यू हैव टू फाइंड दीज टू डिस्टेंसेस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस। इन दो डिस्टेंसेस को आपने कैलकुलेट करना है। तो अब आप समझ गए कि बॉल को फेंका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी टोटली हॉरिजॉन्टल थी, लेकिन बाद में आपने देखा कि बॉल आगे को और डाउनवर्ड दोनों तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो आइए अब हम इसका छोटा सा टेक्सचर है, उस टेक्सचर को लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस आपके पास हमने लिखा कि एक बॉल जिसका मैस स्मॉल m है उसको इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vi से थ्रो किया कुछ हाइट से। ठीक है, यानी जब थ्रो किया तो उसकी वेलोसिटी टोटली हॉरिजॉन्टल थी, h हाइट से, h कह लें कैपिटल Y एज शोन इन फिगर। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बात और बताते हैं कि हम आइडियल केस को ले रहे हैं। मैं यहाँ डायग्राम में भी लिख सकता हूँ कि हमने इस केस के अंदर एयर फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड। ठीक है, एयर फ्रिक्शन हमने इग्नोर कर दी है क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आइडियली आप इसको ले रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, एयर फ्रिक्शन को तो हमने इग्नोर कर दिया, तो एक बात लिखी कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन की ना होती, ठीक है, तो बॉल को चाहिए था कि वो अपना पाथ स्ट्रेट रखती, यानी इस डायग्राम में एक्स एक्सिस के पैरेलल रखती। ये डॉटेड लाइन इसका पाथ होना था और ये न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग है। न्यूटन का लॉ क्या कहता है? अगर फोर्स नहीं लग रही, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी और रेस्ट रहेगी। सो बच्चों, आपको पता लगना चाहिए कि अब इसका पाथ चेंज नहीं होना चाहिए था। कब? जब ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती, लेकिन चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है और मुसलसल डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, सो हम प्रैक्टिकली क्या देखते हैं कि बॉल का पाथ स्ट्रेट नहीं है बल्कि ये बेंड होके कर्व बन गया। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स मुसलसल डाउनवर्ड है तो बॉल अब कर्व पाथ में मूव कर रही है, स्ट्रेट में नहीं कर रही। और एक बात और देखिए बेटा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डाउनवर्ड है और जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसके साथ ये हमेशा 90 डिग्री पे रहेगी। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वेलोसिटी का बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा आइडियल केस में, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करके बात करें। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो था ना वेलोसिटी का, वो शुरू में था 0, टोटली शुरू में वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल में। साथ इसके छोटा सा x लिख सकता हूं कि शुरू में वेलोसिटी का टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था और शुरू में वर्टिकल कंपोनेंट 0 था। लेकिन आपने देखा कि डाउनवर्ड फोर्स जो लग रही है वो वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है 0 से मैक्सिमम। क्यों ऐसा हो रहा है? देखें, न्यूटन का लॉ यहां पे आपको इस बात को भी सपोर्ट कराएगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में जब फोर्स लगती है तो वेलोसिटी बढ़ती है। अब आप बताएं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो वर्टिकल कंपोनेंट भी डाउनवर्ड इंक्रीज हो रहा है। तो शुरू में तो 0 था, उसके बाद ये बढ़ता बढ़ता बढ़ता
मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये मैं इसको अलग डायग्राम में भी दिखाऊंगा कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो मुसलसल इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा। क्यों ऐसा है? बिकॉज देयर इज नो फोर्स एक्टिंग along हॉरिजेंटल। कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो हॉरिजेंटल के अलॉन्ग लग रही हो, और एयर फ्रिक्शन तो जाहिर है वो तो लगनी थी, उसको हमने इग्नोर कर दी है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट मुसलसल चेंज होगा। अब आपकी बुक के अंदर उसने जो डायग्राम में इसको दिखाया है वो कुछ इस तरह से दिखाया है कि आप देखेंगे। अब मैं बाकी सारी चीज़ें नहीं बनाऊंगा, सिर्फ वेलोसिटी के कंपोनेंट्स और कर्व पाथ को दिखाऊंगा। वो इस तरह से दिखाया गया है, प्लीज़ गौर कीजिएगा कि आपने एक बॉल को इनिशियली फेंका था VI x के साथ, या VI कह लें, आपकी मर्जी, ये इसका पाथ होना चाहिए था। तो आपकी बुक में बेटा ये दिखाया गया कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का किसी भी पॉइंट पे चेक करें, इसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, यानी वेलोसिटी का x कंपोनेंट मुसलसल कांस्टेंट रहेगा। x कंपोनेंट चाहे जहां मर्जी ले लें, यहां तक के एंड तक x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन शुरू में वर्टिकल कंपोनेंट 0 था, उसके बाद आपने देखा कि ये वर्टिकल कंपोनेंट मुसलसल इंक्रीज करता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लगातार इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। सो बात याद रखिएगा कि वेलोसिटी अब y कंपोनेंट के मुसलसल बढ़ने से बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो y कंपोनेंट इसका कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज कर रहा है, और x कंपोनेंट कांस्टेंट है। मैं यहाँ पर एक बात आपसे पूछता हूँ, कॉमन सेंस की है, कि बच्चों फिर ये बताओ कि इस केस के अंदर आप बताएं, इस केस के अंदर बॉल जब फेंकी गई थी तब उसकी स्पीड ज़्यादा थी, या जब ज़मीन से टकराएगी तब स्पीड ज़्यादा होगी? तो कॉमन सेंस की बात है। मैं इसको यहाँ पे डायग्राम, आपने फार्मूला पढ़ा है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का, तो बेटा वो होती है x कंपोनेंट का स्केयर प्लस y कंपोनेंट का स्केयर, सेकंड चैप्टर में। बताइए, x कंपोनेंट तो शुरू में y कंपोनेंट था ही नहीं, तो वेलोसिटी टोटली हॉरिजेंटल थी, स्केयर, ठीक है। लेकिन बाद में x कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं हुआ, तो ये तो फिक्स है। लेकिन y कंपोनेंट मुसलसल बढ़ता 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 मैक्सिमम, ये बढ़ता हुआ मैक्सिमम की तरफ जा रहा है और बढ़ा है। तो आप क्या देखेंगे कि y कंपोनेंट मुसलसल इंक्रीज कर रहा है तो स्पीड इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब है जब फेंकी थी तो बॉल की स्पीड कम थी, और जमीन पे जब आके टकराएगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। किस कंपोनेंट के बढ़ने से? y कंपोनेंट के बढ़ने से। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब मैं यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके भी इसको बता सकता था, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि वेट की फोर्स जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट को इंक्रीज करा रही है मुसलसल, ठीक है। तो दैट्स वाई स्पीड ऑफ बॉल इंक्रीजेज ग्रेजुअली। बॉल की स्पीड मुसलसल इंक्रीज कर रही है। आते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ कि हमने इसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यूज को फाइंड करना था। मुझे बताइए, इस मोशन के दौरान वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हुए, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, और डिस्टेंसेस भी दो हुए, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो आप समझ जाएंगे कि बॉल के हॉरिजेंटल कंपोनेंट ने, वेलोसिटी के हॉरिजेंटल कंपोनेंट ने हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया और वर्टिकल कंपोनेंट ने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया। तो हम दोनों डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं इसको। हॉरिजेंटल डिस्टेंस वेलोसिटी का x कंपोनेंट कवर करेगा, और आप जानते हैं x कंपोनेंट क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, इसका मतलब है कि x कंपोनेंट कांस्टेंट है, तो आपको मोशन की इक्वेशन से भी डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि मोशन की इक्वेशंस तो बेसिकली उस टाइम इंटरवल के लिए या उस डिस्टेंस तक के लिए हैं जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो आप तो जानते हैं कि एक्स कंपोनेंट का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, एक्स कंपोनेंट पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट है। तो एक्स कंपोनेंट का तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी नाउ दैट आपने एक फार्मूला पढ़ा है S इज इक्वल टू वी टी, तो S की जगह x पुट कर दें तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है जी, x कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय t, वो टाइम है जिस टाइम पे से में बॉडी A से T तक यानी प्रोजेक्शन पॉइंट से हिट पॉइंट तक आया। तो ये दो चीज़ें आपको चाहिए, x कंपोनेंट की वैल्यू और टाइम। तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते थे बिकॉज x कंपोनेंट पर एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो, x कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं होता। अगर कुछ बच्चे कहते नहीं सर इसको भी मोशन की इक्वेशन से करें, तो भाई कर लें, मैंने तो आपको कहा आप डायरेक्टली कर लें, लेकिन अगर आप इसको सेकंड इक्वेशन से करना चाहते हैं तो आल्सो तब इस तरह भी दिखा सकते थे, s बराबर होता है सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। अब पूरी मोशन में x कंपोनेंट पुट करें, x डिस्टेंस है तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, x कंपोनेंट इंटू टी प्लस 1/2 a का x कंपोनेंट टी स्केयर और a का x कंपोनेंट 0, ये सारा फैक्टर 0, तब भी रिजल्ट यही आ जाएगा, ठीक है। वी आई कह लें या वी आई एक्स कह लें या वी एक्स कह लें, कुछ भी कह लें, एक्स कंपोनेंट ने तो चेंज ही नहीं होना है, ठीक है। तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस की तरफ। जी, वर्टिकल डिस्टेंस वेलोसिटी का वर्टिकल डिस्टेंस वेलोसिटी का y कंपोनेंट कवर करेगा और वो कभी भी कांस्टेंट नहीं है, बल्कि y कंपोनेंट का एक्सेलरेशन g के बराबर है ग्रेविटेशनल, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रही है वही y कंपोनेंट को इंक्रीज कर रही है, तो y कंपोनेंट का एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है। आइए इसको सेकंड इक्वेशन से फाइंड करते हैं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। दिस इम्प्लाइज दैट पूरी मोशन में वर्टिकल s की जगह वर्टिकल डिस्टेंस, तो पूरी इक्वेशन में वर्टिकल कंपोनेंट को पुट करेंगे। देखें बेटा ए वाई किसके बराबर है, g, और हम वो बात शुरू में कर चुके हैं कि बिकॉज शुरू में वर्टिकल कंपोनेंट 0 था और ए वाई की जगह आ गया g, तो अब बताइए y इज इक्वल टू, ये सारा तो 0 हो गया, 1/2 हाफ जी टी स्केयर, तो ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, हम रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स को साथ साथ करते हैं, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 11 है। ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर। देखें ये इस तरह से बता रहा है कि जमीन से 10 मीटर हाइट से एक बॉल को फेंका गया, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी थी 21 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी दैट इज 21 मीटर पर सेकंड दी है और बॉल जमीन के लेवल से 10 मीटर हाइट पर मौजूद है और यहाँ से फेंकी गई है। तो पूछते हैं हाउ फार, जमीन पर कितना दूर जाके हिट करेगी, यानी आपको पता है बॉल का पाथ स्ट्रेट तो रहना नहीं है, तो ये पाथ जब कर्व होगा, जब ये पाथ कर्व बनेगा तो जमीन के ऊपर कितना हिट करेगी, जमीन पे हिट करते जिस जगह पे हिट करेगी वहां से इस ओ पॉइंट पर, ओ पॉइंट के लिहाज से इसका डिस्टेंस कितना होगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। हाउ फार इट हिट द ग्राउंड, जमीन पर कितना दूर जाके गिरेगी, एंड विद व्हाट वेलोसिटी, और जब जमीन पे टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने ये बात आपको आर्टिकल में भी बताई कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है y कंपोनेंट की वजह से, तो फेंकी थी तो 21 मीटर पर सेकंड से, तो हिट किस वेलोसिटी से करेगी, ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है। आइए इसका डाटा लिखते हैं। इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड, वर्टिकल डिस्टेंस जो हाइट के बराबर है दैट इज 10 मीटर,
you have to determine time taken. You have to determine horizontal distance capital X और फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो जाके टकराएगी उसकी मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करनी है VF। ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है आपको। अब बच्चों x आप जानते हैं किसके बराबर है, इक्वेशन में आपने फॉर्मूला पढ़ा VIX मल्टीप्लाइड बाई T। चले मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। वी नाउ दैट कि x हॉरिजेंटल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू VIX या सिंपल VX कह लें, आपकी मर्जी, इनटू T, इक्वेशन 1। तो हमें टाइम भी तो चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर टाइम दिया होता तो आप डायरेक्टली यहाँ से फाइंड कर लेते। तो टाइम को फाइंड करने के लिए आपके पास देखें वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। तो आपको वर्टिकल डिस्टेंस, बिकॉज y की वैल्यू आपको पता है ये इक्वल होती है हाफ GT स्क्वायर, यहाँ से टाइम आ जाएगा T स्क्वायर आएगा 2y/g। तो T की वैल्यू आपने फाइंड करनी है स्क्वायर रूट 2y/g। 2 मल्टीप्लाइड बाय y 10 है ओवर 9.8 और इसका स्क्वायर रूट। आपने इसको बच्चों सॉल्व करना है। 10 to the 20 ओवर 9.8 और मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर 1.42 सेकेंड्स आएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1 तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस आ जाएगा, VIX क्या था 20 और टाइम आया 1.42। तो बच्चों इसका आंसर 30 मीटर आपके पास आ जाएगा। ये तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस। अब फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि बिकॉज VF की वैल्यू क्या बनेगी, कोई भी स्पीड है, कोई भी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड x कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बराबर होती है। तो VF बराबर होगा VF का x कंपोनेंट और VF का y कंपोनेंट। देखें ये फाइनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। बिकॉज आपको पता है x कंपोनेंट में तो चेंज आता नहीं है, जो x इनिशियल था वही फाइनल है और वो तो आपको दिया है 21 मीटर पर सेकंड। इस कंपोनेंट को फाइंड करना है VFY को, जो शुरू में 0 था और बाद में बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम हुआ। इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है कि y कंपोनेंट का एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें हेल्प दे सकती है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इसमें y कंपोनेंट पुट करें तो VFY इज इक्वल टू VIY प्लस AY इंटू T। पूरी इक्वेशन में y कंपोनेंट को पुट कर दिया। VFY आपके पास क्या आ जाएगा, गौर कीजिए, शुरू में वर्टिकल कंपोनेंट 0 था, AY किसके बराबर है G इंटू T। तो VFY की वैल्यू आ गई 9.8 इंटू टाइम है 1.42। मैं इन वैल्यूज को ब्लॉक दे रहा हूं, आपके पास x कंपोनेंट की वैल्यू भी है, y कंपोनेंट की वैल्यू भी है, इसको यहां पे पुट करें। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। पुटिंग इन 1, जब 1 में पुट करेंगे तो x कंपोनेंट आपके पास 21 था, y कंपोनेंट 13.9 और इसका स्क्वायर, और इसका आंसर आ रहा है 25 मीटर पर सेकंड। तो देखें फेंका था तो 21 मीटर पर सेकंड थी, हिट की है 25 मीटर पर सेकंड, स्पीड इसकी इंक्रीज हो गई है। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।